नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का साइंस का पेपर जो कि 2019-20 में हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पत्र के हम जो है उत्तर आपको बताएंगे। ठीक है, तो प्रश्न कैसा था, क्वेश्चन पेपर कैसा था, देखते हैं इस वीडियो में। तो ये रहा आपका प्रश्न पत्र में 3 खंड है, अब और स है। सभी खंडों को हल करें। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक खंड के प्रश्नों के आंतरिक चयन भी दिए गए हैं, ऑप्शन यानी। खंड आ में प्रश्न बहुविकल्पीय है। अति उत्तरीय और अभिकथन कारण 1 अंक के हैं। इनके उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। खंड ब के प्रश्न 3 अंक के हैं। इसके उत्तर 50 से 60 शब्दों में देना है। और खंड स के प्रश्न 5 अंक के हैं। इनके उत्तर 80 से 90 शब्दों में देना है। और ये आपका 80 नंबर का मार्क्स है और समय 3 घंटे है। ठीक है, तो सेक्शन ए का पहला प्रश्न है, समांगी मिश्रण क्या है? व्हाट आर होमोजेनियस मिक्सचर? तो समांगी मिश्रण क्या होता है, तो इसको हम उत्तर देखेंगे। वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह एक समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है। इसमें विभिन्न अवयव अलग अलग नहीं दिखाई देते, जैसे नमक का जलीय विलयन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का विलयन। ठीक है, लिखा एक व्यक्ति के हाथ में सूटकेस पकड़ खड़ा है। एक व्यक्ति हाथ में सूटकेस पकड़कर खड़ा है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो सीधा लिख देंगे उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है क्योंकि विस्थापन नहीं हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पढ़ी हुई अवधारणा और निम्नलिखित अनुच्छेदों की समझ के आधार पर प्रश्न संख्या 3 का 1 से 4 के उत्तर लिखिए। संक्रामक रोग कुछ जैविक कारकों जिन्हें रोगजनक कहते हैं के द्वारा फैलते हैं। ये रोगजनक विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ आदि हैं। यह सभी जीव मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई आदि जगत से संबंधित हैं। मोनेरा जगत के जीव एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं और प्रोटिस्टा समूह में कई प्रकार के एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इस समूह के जीव अमीबिसिस, मलेरिया और आदि रोगों के कारक हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक से आप क्या समझते हैं? तो इसमें हिंट था, तो उत्तर लिख देंगे। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? यह एक कोशिक जीव होता है और यह कोशिकाओं में मतलब इन कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है। इसे केंद्रकाय यानी न्यूक्लियोइड कहते हैं। केंद्रक कला अनुपस्थित होता है। अन्य कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं। अन्य कोशिकांग मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण है जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया या हिंदी में नीलहरित शैवाल। निम्नलिखित में से किन जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो जीवाणु में पाई जाती है, आपको याद रखना है। अगला है, रेखांकित शब्दों को सही करके पुनः लिखिए। जीवाणु प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है, गलत। तो आप लिख दोगे प्रोटिस्टा की जगह कि जीवाणु मोनेरा जगत से संबंधित है, आप बुक में ढूंढ सकते हो। अगला है कि दिए गए चित्र पर आधारित वायु द्वारा तथा रोग वाहकों यानी वेक्टर द्वारा फैलने वाले एक एक रोग का नाम बताना है। तो वायु से फैलने वाले रोग है सर्दी, जुकाम, खांसी, क्षय रोग, को एक लिख सकते हो। रोग वाहक यानी वेक्टर द्वारा फैलने वाले रोग है मलेरिया, डेंगू। ठीक है, अगला क्वेश्चन था ये, केवल दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए जीवाणु तथा विषाणु से होने वाले एक एक रोग का नाम लिखो। तो आप लिख सकते थे, मतलब ये बच्चे लिख सकते थे जीवाणु से होने वाले रोग मुहासे, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, कोई एक लिख सकते थे। क्षय रोग को ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बोलते हैं। ठीक है, विषाणु से होने वाले HIV, एड्स और रेबीज होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटिस्टा का भी आप याद कर ले। प्रोटिस्टा से मलेरिया, कालाजार फैलता है। और कवक से आपका फाइलेरिएसिस तथा दाद यानी रिंगवॉर्म फैलता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का 1 से लेकर 4 तक नीचे दी गई सारणी पर आधारित है। इन सारणी जो पोषक तत्वों से संबंधित है को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सारणी, पोषक तत्व एवं उनकी कमी से होने वाले रोगों के लक्षण।
पोषक तत्व ये लिखा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से पौधों में कौन कौन से लक्षण दिखते हैं वो लिखा है कि पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस यानी पत्तियां पहले पीली पड़ती हैं फिर काली। फास्फोरस में लिखा है कि ये अवरुद्ध विकास करता है यानी विकास इससे रुक जाना। और पत्तियां हरे रंग से गहरे भूरे रंग में बदलती हैं इससे। पोटेशियम, इसकी कमी से क्या होता है कि कमजोर तना यानी अनाज के पौधे कमजोर हो जाते हैं और जड़ों में संक्रमण खतरा बढ़ जाता है। मैग्नीशियम जो भी क्लोरोफिल का एक अवयव है, पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस होता है, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद अब आपको ये उत्तर देना है। उस रोगों के लक्षण को लिखिए जो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की कमी से होता है। उस रोग के लक्षण लिखिए जो मैग्नीशियम एवं नाइट्रोजन की कमी से होता है। तो लिख दोगे कि पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस होना यानी पत्तियां पहले पीली और फिर काली पड़ जाना, ये किसकी कमी से होता है? तो ये रोग मैग्नीशियम एवं नाइट्रोजन की कमी से होता है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे, कमजोर तना एवं जड़ों में संक्रमण डैश की कमी से होने वाला रोग है। तो कमजोर तना में जो पोटेशियम, इसका उत्तर होगा पोटेशियम। कमजोर तना एवं जड़ों में संक्रमण पोटेशियम की कमी से होने वाला रोग है। वह कौन से पोषक तत्व है जो वायु से प्राप्त होते हैं? तो वायु से आपको पढ़ना था बुक में, तो मिलता कार्बन और ऑक्सीजन। चौथा है, पौधे के किसी एक सूक्ष्म पोषक तत्व का नाम लिखिए। तो पौधे के किसी एक सूक्ष्म का नाम लिखना था, तो कुछ भी लिख सकते थे आप अगर आपने बुक पढ़ी हो। तो जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, आयरन, मेलिब्लिडनम, मैग्नीज और कॉपर, ये सब ना सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इनकी आवश्यकता पौधों को कम होती है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, इनकी कमी से ही वृद्धि रुकती है, ठीक है। चौथा है, पौधे के किसी एक सूक्ष्म पोषक तत्व का नाम, जो कि हमने पढ़ा। फिर इसमें ऑप्शन भी था कि उस पोषक तत्व का नाम लिखे जो क्लोरोफिल का एक अवयव है। तो हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल का एक अवयव मैग्नीशियम है, जो कि क्लोरोफिल का एक अवयव है। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट जो होता है वो डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको इसमें याद करना था कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन सी सही है। छठा क्वेश्चन है कि बांध में एकत्रित जल में डैश होती है। तो आप स्थितिज ऊर्जा होती है, याद कर लेंगे, ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी। अथवा में था कि पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु या पिंड की कुल ऊर्जा क्या रहती है? तो स्थिर बनी रहती है, आपको याद करना था, सी ऑप्शन। सातवें में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? तो लकड़ी का सड़ना और लकड़ी का जलना, ये दो उदाहरण है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा पहला दूसरा वाला ए ऑप्शन, ठीक है। लिखा है कि 3 गोले जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 1, 2, 3 सेंटीमीटर है, कौन सा गोला पृथ्वी पे अधिक दाब लगाएगा? यदि तीनों का द्रव्यमान समान है तो वो दाब ज्यादा लगाएगा जिसका क्षेत्रफल कम होगा। तो 1 सेंटीमीटर वाले का मतलब क्षेत्रफल कम छेकेगा, तो इसीलिए ये ज्यादा दाब लगाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। 9वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है? तो चीनी का विलयन और नमक का विलयन, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं, यानी जब इन पे प्रकाश मारा जाता है, टॉर्च मारा जाता है, तो ये प्रकाश को नहीं फैलाते, ठीक है। सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण, तो इसके बारे में बताना है कि इसका इन दोनों का जो मिश्रण है वो क्या होता है। तो आप ए ऑप्शन लिख देंगे, विषमांगी होता है और टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। 10वां है कि किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है तो 20 सेकंड में यह कितना कंपन करेगा? तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4000 दोलन, या इसे कंपन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा उत्तर। उसके बाद 11वां क्वेश्चन था कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिनेमा हॉल की छतें और दीवारों को प्राय ध्वनि अवशोषक पदार्थों से क्यों ढकते हैं? तो सिनेमा हॉल की छतें और दीवारों को पुनः ध्वनि अवशोषक पदार्थों से क्यों ढकते हैं? तो अनुन्नन को रोकने या प्रतिध्वनि को रोकने के लिए ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं, या ध्वनि के परावर्तन को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। अनुन्नन व प्रतिध्वनि के कारण सुनने में बाधा होती है, इससे बचने के लिए ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था ये वाला
प्रश्न संख्या 13 एवं 14 के लिए दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए और दूसरा कारण है आर। दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर नीचे दिए गए कोड ए, बी और सी और डी में से चुनकर लिखिए। तो ए ऑप्शन आपको तब उत्तर देना है जब आपका ए और आर दोनों कथन सही है और आर जो है वो अभिकथन ए को सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर यानी जो कारण है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी ऑप्शन लगाना था। और अगर ए सत्य है परंतु आर असत्य है तो सी ऑप्शन, और ए असत्य है आर सत्य है तो आपको डी ऑप्शन चुनना था। तो ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन। किसी पिंड पर एक बल कार्यरत है और पिंड त्वरित होता है, यानी बल लगता है और वस्तु गति करने लगती है, ए ऑप्शन में लिखा है। कारण आर में लिखा है कि पिंड पर असंतुलित बल कारण ऐसा होता है, बिल्कुल सही है। तो इसके लिए ना ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है कि असंतुलित बल के कारण ऐसा होता है। तो आपका 13वें का उत्तर ए हो जाएगा। 14वां अभिकथन, इसमें लिखा है कि सोडियम आयरन एवं ऑक्साइड आयन अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाते हैं जिनका रासायनिक सूत्र Na2O है, तो सही लिखा है। तो सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन का क्रमशः -1 और प्लस का 2 आवेश होता है, गलत। ये धातु है तो इसका प्लस का 1 होना चाहिए था, और ऑक्साइड एक धातु होता है तो इसका माइनस होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो यानी ये तो सही है लेकिन ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यानी इसके लिए हो जाएगा सी ऑप्शन कि ए तो सत्य है परंतु आर असत्य है। तो लिखा है अगला 15वां क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी से आया था। निम्नलिखित विलयनों में विलेय एवं विलायक पहचानिए, सोडा वाटर, टिंचर आयोडीन और नींबू पानी। तो इसका हमने यहाँ पे आपके लिए जवाब लिखा है कि जो निम्नलिखित विलयनों में विलेय और विलायक पहचानिए, ये प्रश्न था। तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड विलेय होता है क्योंकि ये कम मात्रा में घोला गया है, और जल ज्यादा होता है तो ये विलायक होता है, ठीक है। टिंचर आयोडीन में आयोडीन कम होता है तो ये विलेय हो गया, अल्कोहल ज्यादा मिलाया जाता है तो विलायक हो गया। नींबू पानी में नींबू कम मिलाया जाता है, ये विलेय हो गया, और पानी ज्यादा मिलाया जाता है वो विलायक हो गया। तो जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम और सूत्र लिखिए। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम और सूत्र लिखना है आपको। तो ये रहा आपका हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम और सूत्र है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इनके सूत्र हैं H1 ऊपर 1, H1 ऊपर 2, H1 ऊपर 3। जो ऊपर लिखे गए वो परमाणु द्रव्यमान है और जो नीचे लिखे गया है 111 वो परमाणु संख्या होता है, ठीक है। अगला प्रश्न था कि प्रत्येक समस्थानिकों में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है। तो देखो ये आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे 1 1 1 है तो प्रोटॉन 1 1 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 1 1, और यहाँ 1 था तो न्यूट्रॉन 0, यहाँ 2 था तो न्यूट्रॉन 1, और यहाँ 3 था तो न्यूट्रॉन 2 होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जोड़ के द्रव्यमान लिखते हैं। तो 1 और 2 3, 1 और 1 2, और 1 0 1, ठीक है। तो ये आपका उत्तर था, सही से देख लेंगे एक बार।